देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरा भरा छत्तीसगढ़ में। पहली खबर मणिपुर में उग्रवादी हमले को लेकर के बेहद दुखद। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तीनों के शव भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ पहुंचे। शव अंतिम दर्शन के लिए 1 घंटे रामलीला मैदान में रखा जाएगा, फिर सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कमांडेंट की शहादत के सम्मान में शहर पूरी तरह से बंद है। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी सहित 5 जवान 13 नवंबर को मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद हो गए थे। असम राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल विप्लव त्रिपाठी की पत्नी अनुजा शुक्ला और बेटे अवीर त्रिपाठी की भी इस हमले में मौत हो गई थी। वो परिवार सहित आ रहे थे। इसी दौरान घात लगाए उग्रवादियों ने आईईडी ब्लास्ट कर उनकी गाड़ी को उड़ा दिया था। दोपहर 2:15 पर रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए उनको रखा गया। इस दौरान सेना के जवान गार्ड ऑफ ऑनर दिए और दोपहर 3:15 पर अंतिम यात्रा रामलीला मैदान से शुरू होगी। वहां शक्तिगुड़ी चौक, स्टेशन चौक और गांधी चौक, सुभाष चौक होते हुए पुरानी हटरी गांजा चौक, चांदनी चौक होते हुए शाम 4 बजे सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम के लिए पहुंचेंगे। और इसी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जरीन हमारे साथ, एसोसिएट एडिटर जरीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरीन फोन लाइन पर हैं। जरीन, आज बेहद दुखद दिन है। जिस तरीके से विप्लव जी को आज हालांकि अंतिम विदाई दी जा रही, लेकिन हमले में न केवल उनकी मृत्यु की हो गई बल्कि उनके बेटे और उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। बेहद दुखद आज का दिन। जरीन जी जी, सही कहा आपने। पूरा परिवार एक तरह से सफाया हो गया है इस हमले में, और उनके गृह नगर रायगढ़ में इसको लेके माहौल काफी गमगीन है। मुख्यमंत्री ने भी अपनी श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दूं कि ये विप्लव त्रिपाठी असम राइफल्स के कमांडिंग अफसर थे। कर्नल विप्लव त्रिपाठी के जो पिताजी है, उनको इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका बेटा, बहू और पोता इस दुनिया में नहीं है। वो आज तक की उनकी जो हालात है, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके बेटे के परिवार के साथ क्या हुआ है। तो दोनों बेटों के परिवार के साथ वो दिवाली मना के रायगढ़ में कुछ दिन पहले ही यहाँ से दिवाली मना के यहाँ से वो गए थे। विप्लव ने अपनी माँ जो है आशा त्रिपाठी को जल्दी घर में आने का वादा भी किया था। तो उनकी माँ भी काफी विक्षिप्त हालात हो गई है उनकी इस खबर को सुनने के बाद। आज उनका शरीर रायगढ़ पहुंच गया है। अंत्येष्टि आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ की जा रही है। शनिवार सुबह सुभाष और आशा जो छोटे बेटे आसाम राइफल्स में लेफ्टिनेंट कर्नल अजय त्रिपाठी के साथ नाश्ता कर रहे थे, तभी ये मनहूस खबर आई है। पहले विप्लव और उनकी पत्नी अनुजा के नहीं रहने की खबर मिली, उसके थोड़ी देर के बाद पता चला कि अबीर के चले जाने की भी खबर आई है। बहुत शुक्रिया जरीन हमसे जुड़ने का और ये तमाम जानकारियां साझा करने का। तो जरीन हमारे साथ जुड़े हुए थे और तमाम जानकारियां दे रहे थे। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर राजनांदगांव से, जहां शहर के ओसवाल लाइन में चोरी की वारदात सामने आई, जहां मोटरसाइकिल सवारों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बताते चलें कि यह घटना सुबह करीब 5 बजे हुई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जाँच पड़ताल में जुट गई। वहीं चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मंगलवार सुबह 9:30 बजे रायपुर से संबलपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं सुबह 11 बजे जिला धमतरी में जन जागरण अभियान में संबलपुर से भोथली तक 7 किलोमीटर के आयोजित जग जागरण पदयात्रा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। साथ ही मोहन मरकाम शाम 6 बजे संबलपुर से रायपुर के लिए रवाना होंगे। इसके साथ ही बुधवार को सुबह 10 बजे रायपुर से दैदहा जिला धमतरी के लिए रवाना होंगे और जिला धमतरी में जन जागरण अभियान के में दैदहा से विश्राम गृह कुरूद तक 6 किलोमीटर की आयोजित जन जागरण पदयात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 6 बजे रायपुर के लिए रवाना होंगे।
वहीं आज जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए राजनांदगांव जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया और कार्यपालन अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्मित सड़क की जांच करने की मांग की गई। आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ के तीसरे राजनीतिक दल जेसीसीजे के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों और अधिकारियों पर जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है और ज्ञापन सौंपा। नवीन अग्रवाल ने बताया कि छुई खदान ब्लॉक के मगरकुंड जो हाल ही में सड़क निर्माण हुआ है उसमें खुलकर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी जांच कर दोषियों पर 10 दिनों से भीतर संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाए। इस मांग को लेकर के आज जेसीसीजे के ने ज्ञापन सौंपा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर विभाग द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाता तो उनके द्वारा सड़क के लिए लड़ाई सड़क पर उतर कर के की जाएगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मुख्य कार्यपालन अभियंता ने बताया कि ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें जांच की मांग की गई है। हमारे विभाग को प्राप्त जानकारी अनुसार गुणवत्ता युक्त काम हुआ, अब ज्ञापन प्राप्त हुआ है तो जांच करा ली जाएगी। श्री नवीन अग्रवाल जी द्वारा ज्ञापन मिला है रोड की जांच के संबंध में। 10 दिनों के अंदर उनके द्वारा कहा गया कि 10 दिनों के अंतर्गत हमारे समक्ष जांच किया जाए करके, तो हमारे द्वारा उनके मांग के अनुरूप जांच करा दी। छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले पीएमजीएसवाई के कश्यप साहब को हमारे द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है। शिकायत पत्र हमारी इस प्रकार है कि ब्लॉक छुई खदान के अंतर्गत ग्राम मगरकुंड में जो अभी हाल ही में सड़क निर्माण हुआ है उसमें खुल के गड़बड़ी है और खुल के भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे समक्ष 10 दिन के अंदर में जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग की गई है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सड़क की लड़ाई हमारे। और वहीं गरियाबंद जिले में स्थानीय प्रशासन और धान बिचौलियों के बीच तुम डाल हम पात का खेल चल रहा है। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हर साल अक्टूबर नवंबर के महीनों में पराली के धुएं से प्रदूषण बढ़ जाता है। सर्दियों में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली के जलने वाले धुएं से दिल्ली के करोड़ों लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। हमारे किसान भाइयों को मजबूरी में अपनी पराली जलानी पड़ती है क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता। अब दिल्ली सरकार ने पराली से होने वाले प्रदूषण को खत्म करने के लिए एक ठोस कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा विकसित बायो डीकंपोजर तकनीक को दिल्ली में लागू कर दिया है। पूसा इंस्टीट्यूट के बायो डीकंपोजर तकनीक से पराली को गलाकर वहीं खाद में बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस तकनीक को लागू कर दिया है और इसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठा रही है। और जब खेत में ही उस पराली का खाद बन जाएगा तो वो जमीन की उर्वरता भी बढ़ाएगा, मतलब किसानों की अगली फसल भी बढ़िया होगी। यही तो हमारे किसानों को चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब पराली नहीं जलेगी तो प्रदूषण भी नहीं होगा। इसमें सबका फायदा है। पहले हमें अपनी पराली जलानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद में बदलने के लिए हमारे खेतों में ये छिड़काव करवाया है। ये बहुत ही आसान था और हमें तो बहुत फ़ायदा हुआ। ये पूरा काम दिल्ली सरकार ने खुद कराया है, हमें तो एक पैसा नहीं देना पड़ा और हमारी पराली यही खेत में ही खाद बन गई है और प्रदूषण भी नहीं हुआ। ये बहुत बढ़िया समाधान है। दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए युद्ध स्तर पर तो काम कर ही रही है, साथ ही किसानों की सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। गरियाबंद जिले में स्थानीय प्रशासन और धान बिचौलियों के बीच तुम डाल डाल हम पात पात का खेल चल रहा है। जिला प्रशासन सीमावर्ती ओडिशा की अवैध धान की तस्करी के लिए बिचौलियों ने नई तरकीब अपनाकर अपने मंसूबों में कामयाब वो हो रहे हैं। बताते चलें कि पूरे प्रदेश के साथ साथ गरियाबंद जिले में भी 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू होनी है और सरकार की मंशा समर्थन मूल्य का लाभ किसानों तक पहुंचाने का है। लेकिन मुनाफाखोर बिचौलिया अपनी जेब गर्म करने के जुगाड़ में है और उन्होंने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और एसपी पारुल माथुर ने ओडिशा के 3 जिलों से घिरे देवभोग के सीमावर्ती इलाकों के उन रास्तों को करीब से देखा जहां से तस्करी हो रही थी, जिसके बाद तस्करी रोकने के लिए अब यहां भी चेक पोस्ट लगेंगे। हाँ, लोकल स्तर पे जो लोकल थाना स्टाफ है उनके माध्यम से और मुखबिर को जो है और एक्स्ट्रा एडवांस बनने के लिए हम एक कुछ नए नए टेक्निक ईजाद करके कुछ किए हैं, जिससे जो है आज बीते रात को जो है उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला। हम जो है 2-4 लड़कों को जो है क्रिकेट बैट बॉल ले करके जो है बाहर भेजे गए थे वॉचर के रूप में और उससे हमको सफलता भी मिली। 2 जो है पिकअप जो है हिरासत में लिए हैं और उस पर जो है विधिवत कार्रवाई करके किए हैं। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो है ट्रिक अपनाते हुए और जो सिविल इंस्पेक्टर है उनके माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार की जो है कार्रवाई करने का प्रयास में रत हैं और अवश्य ही इसमें सफलता मिलने की संभावना है। हाँ, 14 नवंबर को बाल दिवस के मौके पर पिथौरा के पत्रकारों द्वारा बाल श्री पुरस्कार समारोह का आयोजन रखा गया है। वहीं आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चुन्नी लाल साहू शामिल हुए, साथ ही कई जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। बताते चलें कि बाल दिवस समारोह पर चाचा नेहरू को याद करके उनके बारे में बच्चों को बताया गया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 150 छात्र छात्राओं को बाल श्री पुरस्कार की उपाधि से सम्मानित किया गया। महासमुंद जिले में ये पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें एक बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। इसके साथ ही स्कूली बच्चों ने बाल दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में बच्चे झूम उठे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मरकाम पहले अपनी पार्टी और सरकार के चुनावी वादों को याद करें, जो उसने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रदेश में घुमा कर प्रदेश से किए थे। साथ ही श्री साय ने कहा विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के भाषण का वीडियो जारी कर निशाना साधा और साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने का जुबानी जमा खर्च करने के बजाय अपने प्रदेश सरकार के अब तक के शासनकाल की कोई एक उपलब्धि तो बता दे। इसके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साय ने कहा कि कांग्रेस को पदयात्रा की नहीं प्रायश्चित यात्रा करने और पूरे प्रदेश में घूम कर जनता से माफी मांगने की जरूरत है। राजधानी रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हैरान करने वाले खुलासे किए हैं। रविंद्र चौबे ने बताया कि प्रदेश के सबसे बड़े नक्सल हमले झीरम घाट कांड की जांच के टॉप सीक्रेट दस्तावेजों को लेकर अफसरों ने लापरवाही की है। उन्होंने कहा कि जब झीरम घाट कांड की जांच रिपोर्ट राज्यपाल के दफ्तर से मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तो लिफाफा खुला हुआ मिला था। इस रिपोर्ट के लीक होने की आशंका को बल मिलता है जब सीएम ऑफिस से खुले लिफाफे की रिपोर्ट को वापस लौटा दिया गया। बाद में सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज भेजे गए। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि 28 मई 2013 को जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अगुवाई में जांच कमेटी बनाई गई थी। इस दौरान 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया, लेकिन तय सीमा में जांच नहीं हो पाई। लगातार तारीख पर तारीख बढ़ती चली गई। अचानक 6 नवंबर 2021 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को दी। आयोग ने नियम के विपरीत रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी, जबकि रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जानी थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।